नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजमेंट साइंस और आर्ट्स क्या है उसके बारे में समझेंगे। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इन साइंस एंड आर्ट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दी सब्सक्राइब और प्रेस कर दी बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्कोप समझेंगे मैनेजमेंट का, दूसरा बार में कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और तीसरा बार में मैनेजमेंट समझेंगे कि आर्ट है या साइंस है। तो स्कोप से शुरू करते हैं। तो पहला स्कोप हम लोग को देखने को मिलता है इकोनॉमिक रिसोर्स, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्स होता है किसी बिजनेस का, बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स का जो प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमिक्स कहाँ से बनेगा? प्रोडक्शन से। और उस प्रोडक्शन को चलाने के लिए हमें चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं बिजनेस के चार स्तंभ होने चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। क्या क्या? एक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड जहां पे हम लोग वो इंडस्ट्री खड़ा किए हैं, लेबर की उस प्रोडक्शन के लिए, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम लोग कितने लोग की जरूरत है, कैपिटल कि हम लोग को वो लेबर का खर्च देने के लिए, वो रॉ मटेरियल्स लगाने के लिए, वो ज़मीन में एंटरप्राइज बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कितने पैसे लगाए गए और कहाँ कहाँ से वो पैसे लाए गए हैं। और आखिरी एंटरप्रेन्योर कि वो बिजनेस का आइडिया आया कहाँ से और उसे प्रॉपरली मैनेज कौन कर रहा है, उस पूरे इंडस्ट्री को अकेला कौन आदमी मैनेज कर रहा है। ये आता है प्रोडक्शन करने के लिए। चार स्तंभ होते हैं जो बहुत मेन होते हैं। अगर हम लोग इन सभी चीज़ों का सही तरीके से यूज़ करें तो हम लोग का प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। बट टू टर्न दैट इनटू अ प्रॉफिटेबल वेंचर, अगर हमें इसे और प्रॉफिटेबल वेंचर की तरफ लेकर जाना है हमारे इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को, तो हम लोग को क्या करना होगा कि हमें और भी इफेक्टिव तरीके से मैन का यूटिलाइजेशन, पैसे का यूटिलाइजेशन, मटेरियल का यूटिलाइजेशन, मशीनरी का यूटिलाइजेशन अच्छे से एक अच्छे मेथड के साथ यूज़ करना होगा और उस प्रोडक्शन को इंश्योर करना होगा। और उसके कारण ये गारंटी होगा कि एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंडामेंटल्स और प्रैक्टिस जो है वो गारंटेड होगा कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपका फंडामेंटल्स अच्छा, आपका एप्लीकेशन अच्छा है और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा है, तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। द बेटर इज द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, द हायर इज इट्स ग्रोथ रेट इट टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सेल्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये मैनेजमेंट अगर आपका बेटर हो गया, अगर आपका एंटरप्राइज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया, तो उसका हायर ग्रोथ भी होगा, रेट ऑफ ग्रोथ उसका बढ़ जाएगा, प्रॉफिट का रेट बढ़ जाएगा, सेल्स का ग्रोथ बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन का ग्रोथ बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रोथ बढ़ जाएगा। और दस मैनेजमेंट इटसेल्फ सर्व्स एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। और इसके कारण जो है मैनेजमेंट जो है इकोनॉमिक रिसोर्स में बहुत अच्छे तरीके से सर्व करेगा इंडिया को भी और अपने एंटरप्राइज को भी। अब हम लोग समझते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, क्लास और एलाइट। क्लास और एलाइट मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट क्लास दैट हैज इट्स ओन वैल्यू सिस्टम। Managerial class often referred to as a collective group of those individuals that perform managerial activities is essential component of each organization. The importance the class of become has become so huge that the entire group of managers is known as management in every organization. क्लास और एलाइट, यहाँ पे मैनेजमेंट के इस क्लास और एलाइट को बोला जा रहा है, वहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लास को कहा जा रहा है। डिस्टिंक्ट क्या, आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आएंगे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे होता है कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को कह रहे हैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लास। सबको अगर अपना अपना अलग अलग एक डिपार्टमेंट दे दिए, सबका अपना अपना एक वैल्यू सिस्टम दे दिए, तो वो अपने तरीके से, अपने तरफ से जो वो स्किल्स है उनके, जो भी उनके काम है, जो भी वर्क है, उनको सही तरीके से करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाएंगे। जो यहाँ पे बताया गया, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट क्लास दैट हैज इट्स ओन वैल्यू सिस्टम। अगर हम मैनेजमेंट को एक अलग अलग डिस्टिंक्ट क्लास में बांट देते हैं और उनका खुद का एक अलग वैल्यू सिस्टम दे देते हैं, तो मैनेजमेंट उसे हम लोग कह सकते हैं। मैनेजरियल क्लासेस often referred to as a collective group of
those individuals that perform managerial activities essential component of each organization। और इसी मैनेजरियल क्लासेस को हम लोग रेफर करते हैं एक अलग अलग कलेक्टिव ग्रुप में, कि एक ग्रुप का एक हेड बना दिया गया। हर एक टीम का एक हेड होता है, टीम हेड या लीड जिसे कहते हैं, या फिर बॉस कहते हैं। तो उसको उस टीम का हेड बना दिया गया, और वो उसका काम होता है कि अपने जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, जो उसके साथी हैं, उनको मदद करना, उनको मोटिवेट करना, उनको अच्छे तरीके से हेल्प करवाना, ताकि जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअली जो परफॉर्म हो रहा है, वो और बेहतर हो सके। द इम्पॉर्टेंस द क्लास हैज़ बिकम सो ह्यूज दैट द एंटायर ग्रुप ऑफ मैनेजर इज नोन एज मैनेजमेंट। और इसी ग्रुप ऑफ मैनेजर को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, कि अलग अलग ग्रुप से जो लोग आए हैं, जो अलग अलग ग्रुप के मैनेजर हैं, उन सभी को मिला के हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। तो आप लोग को नीचे दिख भी रहा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन दिख रहा होगा, ऑर्गेनाइजिंग दिख रहा होगा, लीडिंग दिख रहा होगा, कंट्रोलिंग दिख रहा होगा। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, और इन सभी डिपार्टमेंट का एक अलग अलग एक एक मैनेजर होगा। उन सभी को मिलाकर हम लोग मैनेजमेंट बनते हैं। तो ये होता है क्लास और एलाइड का मतलब, कि क्लास और एलाइड क्या होता है, कि उनको सबका अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। अब हम लोग स्कोप के तीसरे और आखिरी पॉइंट को समझते हैं, सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी। आप एग्जाम में 3 नंबर को 2 नंबर के जगह लिख सकते हो, 2 नंबर को 3 नंबर के जगह लिख सकते हो, या फिर दोनों को सेम एज इट इज लिख सकते हो। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दोनों आगे पीछे कर भी दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जो है वो हमेशा टॉप फर्स्ट में ही रखना होगा। तो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी को समझते हैं। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियोस में भी देखे थे, अभी आगे भी पढ़े, कि एक जो मैनेजमेंट होता है वो सिस्टम होता है हर एक अथॉरिटी का। उसमें हर एक मैनेजर का अपना खुद का एक वैल्यू होता है, एक खुद का सिस्टम होता है, एक खुद का डिसीजन होता है, और खुद का एक राइट होता है, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को कितने हद तक आगे लेकर जाना है। इट formalizes a standard set of rules and procedures to be followed by the subordinates and ensures that their compliance with the rules एंड रेगुलेशंस। और इसे फॉर्मुलाइज कैसे किया जाता है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड के वजह से, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर के थ्रू, कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहते हो कि आपके लिए ये डोंट है और ये डू है, कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है। इन सभी को आपको फॉलो करवाना है अपने सबऑर्डिनेट्स से, उनको रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे से समझाने हैं, जो हम लोग आगे भी मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे और आगे भी आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, कि क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, उसको पढ़ेंगे। जो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़े थे, जो हम लोग का सबसे पहला वीडियो था, हालांकि वो बहुत बाद का चैप्टर है, लेकिन उस वीडियो को मैंने पहले इसलिए डाला था ताकि आपको अभी का वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, आप मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएं या फिर अपने जूनियर्स को बताएं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। सिंस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग मेन द परफॉर्म a task, authority to extract the work from others is simplified in the very concept of management। और यही चीज बताता है मैनेजमेंट, कि आपको एक मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरीके से करना है, आपको डायरेक्ट किस तरीके से लोगों को करना है, किस तरीके से आपको बताने कि आप इस टास्क के लिए किस तरीके से परफॉर्म करोगे, आपका अथॉरिटी क्या है, आपका वर्क एक्सट्रैक्ट क्या है, आप क्या इम्प्लाइड कर रहे हो, और क्या कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझा रहे हो। तो ये होता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। तो हम लोगों ने स्कोप ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्क्रीन में जो 4 दिख रहे हैं वही मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी उसे कह सकते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग को गोल ओरिएंटेड दिख रहा है। तो हम लोग स्कोप में भी हम लोग पढ़े थे कि गोल ओरिएंटेड होता है, सबका अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप का अपना एक टारगेट होता है, कि हमको ये प्लान करना है, आगे फ्यूचर में क्या आने वाला है फोरकास्ट करके हमें प्लान करना है। तो ये सारा चीज़ होता है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड में यही चीज़ होता है कि आपका सभी का अपना अपना जो अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का अपना एक टारगेट होता है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे फ्यूचर में कितने पैसे और कलेक्ट करने हैं, मुझे कितना प्रॉफिट करना है, मुझे कितना सेल करना है, मुझे कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे कितना कवरेज करना है, ये सारा चीज़। तो सब अपना अपना एक गोल ओरिएंटेड होता है। अगर आपका गोल ओरिएंट नहीं है,
आपके मैनेजमेंट में आपके मैनेजर्स का गोल फिक्स्ड नहीं है कि उन्होंने वो कभी कह रहे कि 10,000 सामान बेचूंगा, कभी बोल रहे कि 5,000 बेच पाऊंगा, फिर कभी बोलते कि 2,000 बेच पाऊंगा, या फिर कभी बोलते मैं 50,000 बेच दूंगा। तो आपका वो गोल ओरिएंट अभी भी नहीं हो रहा। कि गोल ओरिएंट का मतलब होता है कि आपको एक बता देना है कि आप कितने के लगभग लगभग कर दोगे। 10,000 बोले हो तो 9,000 तक करोगे या 11,000 तक करोगे। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो 10,000 और करके दे रहे हो 1,000। ऐसा आपको गोल ओरिएंटेड नहीं रखना है। आपको सामान बेचना है, लेकिन आपको एक सही अमाउंट तक, सही यूनिट तक आपको बेचना है। नहीं तो अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा लेकिन आपने प्रोडक्ट ही नहीं बेचा, या फिर आपने प्लान ही सही नहीं किया, या स्ट्रैटेजी सही नहीं बनाया, तो फिर कैसे चलेगा। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपका सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। इट्स कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स टू अचीव द गोल्स। और ये कोऑर्डिनेट करता है उसके वर्कर्स के एफर्ट्स को, वो ताकि गोल्स को अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको वो अचीव करने में मदद करे। वर्कर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को मदद करे कि वो किस तरीके से, किस एफर्ट से काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है इस बार का वो कंप्लीट हो जाए। The success of management is measured by the extent to which the organizational goal are achieved। और यही सक्सेस होता है मैनेजमेंट का सक्सेसफुल। इसे ही कहते हैं मैनेजमेंट को, वही उसी मैनेजमेंट को हम लोग सक्सेसफुल कह सकते हैं जो ये सारा चीज़ मेजर्ड करते हैं और एक्सटेंड करते हैं और अपना गोल को अचीव करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की कोशिश भी करते हैं और उसे सक्सेस भी करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है डिस्टिंक्ट प्रोसेस। डिस्टिंक्ट हम लोग आगे वीडियो में देखे थे, डिस्टिंक्ट प्रोसेस के बारे में पढ़े थे कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सबको एक अलग तरीके से समझा देना। यहाँ पे मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of such functions as planning, organizing, staffing, directing and controlling। इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझाना कि आप क्या प्लान कर रहे हो, वो प्लान करने के बाद आप क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज करने के बाद आप किस तरीके से स्टाफिंग कर रहे हो, अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरीके से स्टाफ कर रहे हो, फिर उन्हें किस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हो और उन्हें फिर किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। तो ये हर एक डिपार्टमेंट के अंदर होता है जो उनके मैनेजर्स करते हैं। तो यही कहलाता है मैनेजमेंट प्रोसेस। These functions are so interwoven that it is not possible to lay down exactly the sequence of various functions or their relative significance। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है और आप इसे थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते हो कि ऐसा कर लो कि प्लान बाद में करना, पहले ऑर्गेनाइज कर लो या पहले स्टाफ कर लो। ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले प्लान करो, उसके बाद ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद स्टाफ करो, उसके बाद डायरेक्ट करो, उसके बाद उसे कंट्रोल करो। जैसे चैनल के मैं बारे में बता दूं, मयंक स्टडी पॉइंट जो चैनल है, पहले मैं प्लान करता हूं कि मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा। मैं थ्योरीज में बताऊंगा या पिक्चर्स में बताऊंगा या फिर एकदम प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ये मैं प्लान करता हूं। फिर प्लान करने के बाद सोचता हूं कि ठीक है अब इसे ऑर्गेनाइज करते, तो मैंने पीपीटी क्रिएट करता हूं आपके लिए, आपको डिजाइन्स दिखाता हूं। उसके बाद इसे स्टाफ करता हूं कि कहाँ पे कब मुझे क्या दिखाना है, कब किस तरीके से चलाना है, ये स्टाफ करता हूं। फिर डायरेक्ट करता हूं कि मैं कब कब किस किस तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्या मैं करूंगा और कब करूंगा, कैसे करूंगा, कितने बजे करूंगा, ये सारा चीज़। और फिर कंट्रोल करता हूँ। ये सारा चीज़ होने के बाद मैं उसे कंट्रोल करता हूँ कि ठीक है अभी 2 मिनट के लिए मैं ये बताता हूँ, 3 मिनट के लिए वो बताऊँगा, 4 मिनट के लिए ये बताऊँगा, 10 मिनट के लिए ये बताऊँगा और पूरे टाइम पे आपको 10-15 मिनट में ये वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। तो यही होता है डिस्टिंक्ट प्रोसेस के अभी अंदर जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगर मैं ये सारा चीज़ अच्छे तरीके से कर देता हूँ, ये सारा मैनेजमेंट मैं सही तरीके से कर देता हूँ, तो मेरा प्रोडक्शन अच्छा होता है, यानी कि वीडियो अच्छा बन जाता है। आप वीडियोस पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हो। तो ये चीज़ होता है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आ जाता है तीसरा नंबर पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होता है? इंटीग्रेटिव फोर्स। The essence of management is integration of human and other resources to achieve the desired objectives. Managers seek to harmonize the individual's goals with the organizational goals for the smooth working of the organization। तो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे मैनेजर्स को क्या काम करना पड़ता है, उनको जो रिसोर्सेस मिले हैं, जो ह्यूमन में है, जो रॉ मटेरियल्स में है, या फिर जो भी उनको चीज़ें मिली, जो रिसोर्स मिला है, उनको किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हुए अपने गोल्स को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाना है, ये चीज़ बताया जाता है।
चाहे वो इंडिविजुअल गोल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो, आपको दोनों को मिलाकर कंबाइन कर कर साथ में आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्मूथली काम करना पड़ता है और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को और अपने इंडिविजुअल गोल को अचीव करना होता है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड फोर्स। अब हम लोग आखिरी पॉइंट पे पहुंचते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, रिजल्ट थ्रू अदर्स। रिजल्ट थ्रू अदर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द मैनेजर्स कैन नॉट डू एवरीथिंग देमसेल्व्स। हम लोग सब जानते हैं चाहे कोई भी मैनेजर हो या फिर कोई भी आदमी हो, कोई परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ खामी होती है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। मेरी वीडियोस में भी कुछ ना कुछ कमी होती होगी, जो अगर आप लोग को लगता है ऐसा कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करते हो, और आपको नहीं लगता है तो आप सिर्फ अच्छे कमेंट्स करके छोड़ देते हो। तो ये सारा चीज़ होता है कि आपको हर किसी के अंदर परफेक्शन देखने को नहीं मिलता। आप भी कभी कभी बोलते हो कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, आपके मन में भी आता हो कि आप भी किसी चीज़ में खराब होंगे, आप भी मैनेजमेंट में खराब हो सकते हो, मैथमेटिक्स में खराब हो सकते हो, अकाउंटेंसी में खराब हो सकते हो, या फिर और भी किसी चीज़ में, खेल कूद में खराब हो सकते हो। तो जरूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज़ में अच्छा होता ही है, वो किसी ना किसी काम, किसी ना किसी चीज़ पे खराब होता है। तो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो द मैनेजर कैन नॉट डू एवरीथिंग देमसेल्व्स। कोई भी मैनेजर खुद ब खुद सारा काम नहीं करता, वो किससे करवाता है, दे मस्ट हैव द नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स टू गेट वर्क अकॉम्प्लिश थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर्स। अब वो अपने एबिलिटी और अपने स्किल्स के साथ उनको भी ढूंढता है जिनके जिनके पास उसके पास डिफरेंट स्किल्स है, उन लेबर्स को ढूंढता है या फिर उन सबऑर्डिनेट्स को ढूंढता है जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है और वो उस काम को करने के लिए सक्षम है। तो उनके साथ मिलकर वो उस एफर्ट के साथ वो काम करता है और अपने काम को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करता है। दे मस्ट मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क असाइंड टू देम। और वो साथ में अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट भी करता है, डायरेक्ट भी करता है और थोड़ी बहुत हेल्प भी करता है कि आपको जो टास्क दिया गया है, हमारे डिपार्टमेंट को जो टास्क दिया गया है, उसे आप किस तरीके से असाइन कर रहे हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग समझते हैं साइंस और आर्ट्स मैनेजमेंट का मीनिंग में, कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स है। तो आपको यहाँ प्रोफाइल पिक्चर में भी दिख रहा हो, प्रोफाइल बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको साइड में पिक्चर में भी दिख रहा हो कि मैनेजमेंट और आर्ट्स के अंदर, साइंस और आर्ट्स के अंदर मैंने डिफरेंस रखी है। तो यहाँ पे थ्योरीज है, मैं तो थोड़ा थ्योरी आपको देखकर बता देता हूँ। मैनेजमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच हैव वाइड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, बॉडी का ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट, और ये बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है मैनेजमेंट का, वो ये बताते कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरीके से वो कौन सा टेक्निक यूज करेगा, विच है वाइड एप्लीकेशन। और ये जो है बहुत मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो है बहुत ही वाइड है, इसी के अंदर हर चीज आपको देखने को मिलेगा, हर एक चीज आपको मैनेजमेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा, चाहे उसका कोई कॉन्सेप्ट बोलो, चाहे टेक्निक बोलो या प्रिंसिपल बोलो। सो इट इज ट्रीटेड एज अ साइंस। सो इसी तरीके से हम लोग मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं। बट द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए, प्रिंसिपल समझाने के लिए, टेक्निक्स बताने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज का जरूरत पड़ता है, एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स का जरूरत पड़ता है, जो स्किल एक मैनेजर के पास होता है, जो पार्ट ऑफ द मैनेजर होता है, और वो मैनेजर के पास पहले से होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि उसने सीखा है, वो प्रैक्टिस करके बना है, वो बहुत टाइम से बन रहा है, बहुत टाइम से वैसा कर रहा है, और वो कोई भी टाइम ऐसा नहीं 2 साल 4 साल 5 साल से, वो बचपन से ऐसा करते आ रहा है। उसके अंदर ऐसा भाव है, ऐसा वैल्यू है, वो ऐसा कर सकता है, उसके पास ऐसा स्किल है, उसको हम लोग आर्ट्स कहते हैं। सिंस द स्किल एक्वायर्ड बाय द मैनेजर आर हिज पर्सनल पोजीशन, मैनेजमेंट इज व्यूड एज एन आर्ट। और जिस मैनेजर के पास ऐसा पर्सनल पोजीशन हो, मैनेजमेंट व्यूड हो, उससे हम लोग आर्ट कहते हैं। आप लोग को जो यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक तरफ आर्ट है, एक तरफ साइंस है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आर्ट्स है और राइट हैंड साइड की तरफ साइंस है, जहाँ पे बताया गया कि हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और दूसरी तरफ बताया गया हाउ मैनेजमेंट इज ए साइंस। आर्ट्स के अंदर आता है प्रैक्टिकल नॉलेज,
पर्सनल स्किल नॉलेज, क्रिएटिविटी क्या है, परफेक्शन क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, गोल ओरिएंटेड क्या है, और वही साइंस में बताया जा रहा है कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप किस तरीके से समझ रहे हो या फिर समझा रहे हो, उसका मेथड्स और प्रिंसिपल्स क्या है, उसका थ्योरीज क्या है, उसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या है, आप उसे किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये आता है साइंस के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। और दोस्तों ये वीडियो 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद बनी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सपोर्ट किया, और इसी तरीके से आगे सपोर्ट भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो मैनेजमेंट MBA BBA BCom कर रहे हैं और उनको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है, आप उनके साथ भी ये वीडियोस, ये चैनल को शेयर करें और मुझे और आगे जाने का मौका दें। धन्यवाद।